यूपी गवर्नमेंट रिसेंटली रिलीजियस कन्वर्शन के ऊपर ऑर्डिनेंस लेके आई। इसके रिगार्डिंग काफ़ी डिबेट चल रही है, बट कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो मिसकंसेप्शंस क्या है, जैसे कि दो एग्जांपल दी जा रही हैं। पहली एग्जांपल दी जा रही है कि ये इस चीज़ को रोकेगा कि कोई अगर मेल किसी फीमेल को जानबूझ के कन्वर्ट करवा देता है रिलीजन में, मैरी कर लेता है, बाद में छोड़ देता है, तो ये इस चीज़ को रोकेगा। सेकेंडली, ये इस चीज़ को रोकेगा कि कोई बिना कन्वर्जन के मैरी कर लेता है, बाद में उसको फोर्स करता है कि कन्वर्जन कराओ। तो लोग बोल रहे हैं इसके रिगार्डिंग पहले कोई लॉ नहीं था, अब ये लॉ लेके आए ना, तो अच्छी बात है। तो ये मिसकंसेप्शन है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी लॉ था इसके रिगार्डिंग, अभी कुछ नया ये खास इंट्रोड्यूस नहीं किया इन्होंने। तो इन मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए हम इस पूरे जो कंसेप्ट है, जो कंट्रोवर्सी, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला, अगर ऑलरेडी मैरिज हो रखी है तो दो केसेस, मैरिज कन्वर्जन के बाद हुई है या मैरिज के बाद कन्वर्जन का केस है। सेकंड, अभी अगर मैरिज होनी है तो बिना कन्वर्जन के मैरिज हो रही है या फिर कन्वर्जन के साथ मैरिज हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर करते हैं जो मैरिजेज ऑलरेडी हो रखी हैं। अगर ऑलरेडी मैरिज हो रखी है और वो मैरिज बिना कन्वर्जन की हुई है, अगर एक दोनों जो मेल और फीमेल हैं वो दोनों अलग अलग रिलीजन के हैं, तो क्या है, तो उस केस में लोग बोलते हैं कि अब क्या हो रहा है कि अब उसको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास ऑलरेडी लॉ है। लॉ ऑलरेडी बोलता है कि अगर कन्वर्शन आपको कुछ फोर्स किया जा रहा है, आपके ऊपर क्वालिटी की जा रही है, तो आप आईपीसी के अंदर 498 का केस फाइल कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको जानबूझ के शादी इसीलिए की गई थी कि आपके बाद में कन्वर्शन कराई जाएगी, तो आप उस शादी को फ्रॉड एंड कोर्जन के बेसिस पे वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो। वॉइडेबल मैरिज उसको आप वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो। थर्डली, अगर यही आपको लग रहा है कि आपको स्पेसिफिकली इसके रिगार्डिंग बदला लेना है, तो आपके पास है, आप आईपीसी के अंदर चीटिंग का ऑफेंस लगा के उसको पनिश करवा सकते हो। मतलब कहने का मतलब है कि अगर वुमेन को लग रहा है बाद में उसको फोर्स किया जा रहा है, पहली बात तो वो रिफ्यूज कर सकती है। दूसरा, अगर वो रिफ्यूज नहीं करना चाहती, वो चाहती है कि उसकी मैरिज टूट जाए, तो वो मैरिज तोड़ सकती है। अगर रिफ्यूज कर रही है फिर भी उसको टॉर्चर किया जा रहा है, तो वो पनिशमेंट दिलवा सकती है 498 के अंदर। अगर वो रिफ्यूज भी नहीं करना चाहती और वो मैरिज तोड़ना चाहती है, बट उसके बाद वो चाहती है कि पनिशमेंट मिले हस्बैंड को कि उसने ऐसा सब कुछ किया, तो उसके लिए वो चीटिंग का केस भी फाइल कर सकती है, चीटिंग बाय इम्पोस्टोरेशन या फिर सिंपल चीटिंग का। तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी लॉ था। हाँ, ऑब्वियसली इस लॉ ने इजी कर दिया, अब इस लॉ ने डिफाइन कर दिया पनिशमेंट्स और इनको एनहांस कर दिया है, तो इट इज़ अ वेलकम मूव। तो इसमें कुछ खास ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था जो अब आ गया है, तो इसमें कुछ सेफ गार्ड हो जाएगा। अब सेकंड केस है कि ऑलरेडी मैरिज हो रखी है, बट वो मैरिज ऑलरेडी कन्वर्शन के बाद हुई है। तो अब ऑलरेडी दोनों ने मैरिज कर ली कन्वर्शन के बाद, तो अपने पर्सनल लॉ के अंडर मैरिज कर रखी है। अब मैरिज करने के बाद उसको हस्बैंड छोड़ देता है, तो छोड़ने के बाद वाइफ के पास क्या रेमेडीज हैं। वाइफ पहली बात तो उसको केस फाइल कर सकती है रेस्टिट्यूशन का, कि हस्बैंड ने मेरे को छोड़ दिया, वापस आ जाए। अगर हस्बैंड वापस नहीं आना चाहता, तो वाइफ अगर चाहती है तो डाइवोर्स के लिए भी केस फाइल कर सकती है कि मेरे को जानबूझ के धोखे से, चीटिंग से शादी की गई थी, तो मेरे को डाइवोर्स चाहिए, या फिर डिजर्शन के बेसिस पे भी डाइवोर्स ले सकती है। अगर वो डाइवोर्स भी नहीं लेना चाहती और वो हस्बैंड वापस भी नहीं आ रहा और उसको पनिशमेंट दिलवाना चाहती है, तो वो इम्पोर्सोनेशन और चीटिंग के केस में उसको पनिशमेंट भी दिलवा सकती है। तो ऑलरेडी इसके लिए लो है। अगर हस्बैंड बाद में उसको तंग कर रहा है, तो उसके पास फिर भी 498 की रेमेडी है। तो जो ऑलरेडी मैरिजेस हो रखी हैं, चाहे वो कन्वर्जन के बाद हुई हो चाहे कन्वर्जन से पहले हुई, तो उसके रिगार्डिंग ये लॉ सिर्फ पनिशमेंट को डिफाइन करता है, इन्हांस करता है, कुछ ऐसा नहीं है जो नया लेके आता है। ये सिर्फ बोल देता है कि वो अगर ऐसी कोई मैरिज हो रखी है ऑलरेडी, तो वो वॉइड होएगी, जबकि हमारे पहले के एग्जिस्टिंग लॉज के अंदर वो वॉइडेबल है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये होंगे कि अगर आप इसको मैरिज को वॉइड बना देते हो, तो वॉइड बनाने से उस वुमेन के जो राइट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज में है वो खत्म हो जाएंगे। कैसे? अब आपने बोल दिया कि वो मैरिज ही वॉइड थी। अब अगर मैरिज ही वॉइड थी, तो इसका मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, तो उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो इलिजिटिमेट हो जाएंगे। उस वुमेन को कोई भी राइट नहीं मिलेगा, ना प्रॉपर्टी का राइट मिलेगा, ना मेंटेनेंस का राइट मिलेगा, ना कोई और राइट मिलेगा। हाँ, वो ये सारे राइट्स फिर भी कोर्ट्स दे देती हैं कभी कभी, बट एज सच आपने उसके लेजिस्लेटिव जो राइट्स हैं वो छीन लिए, ये बोल के कि उसकी वॉइड मैरिज ही वॉइड थी। तो ये लॉ बेनिफिट देने से ज़्यादा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैरिजेस हैं, चाहे वो कन्वर्जन के बाद हो चाहे बिना कन्वर्जन के हो, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ना कि उसके कुछ एनहांस कर रही है। अब तीसरी सिचुएशन, यही मैरिज हुई थी, बट मैरिज कैसे किया कि एक बंदे ने बोल दिया कि नहीं मैं तो किसी और रिलीजन का हूँ, तेरे रिलीजन का ही हूँ, फिर मैरिज कर ली। बाद में उसकी इंटेंशन नहीं थी चेंज, उसने रिलीजन चेंज किया ना कुछ किया, उसने जानबूझ के बस मैरिज कर ली उसके साथ, ये बोल के कि मैं तेरे रिलीजन का ही हूँ। तो ये भी ऑलरेडी आईपीसी के अंडर ऑफेंस है, तो इसकी पनिशमेंट भी उसको मिल सकती है, ये भी ऑलरेडी गलत है। तो इसके रिगार्डिंग इस नए ऑफेंस में कुछ भी, नए लॉ में कुछ भी नहीं बोला जा रहा, बट ये ऑलरेडी ऑफेंस है। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैरिजेस में अगर कोई भी बाद में प्रॉब्लम आती है, तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास बहुत अच्छे लॉज हैं। तो ये लॉ फर्दर कॉम्प्लिकेशंस लेके आ रहा है, कुछ नया इंट्रोड्यूस अच्छा नहीं कर रहा। अब बात आती है अगर मैरिज अभी होनी है,
तो उस केस में ये लोग क्या कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम केस देखते हैं कि अगर कन्वर्जन होनी ही नहीं है, अगर कन्वर्जन होनी नहीं है तो ये लोग उसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बोलता। अगर कन्वर्जन नहीं होनी तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्टर करवा सकते हो, आप अपनी मैरिज कर सकते हो, और मैरिज करने के बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो आपको ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया कि क्या क्या उसकी रेमेडीज हैं। तो इसके रिगार्डिंग ये लो कुछ भी नहीं बोल रहा। ये लो सिर्फ जो कंट्रोवर्शियल पार्ट है इस लो का वो क्या है, वो ये लो बोल रहा है कि अगर आपने मैरिज करनी है अभी और आप चाहते हो कि आप कन्वर्जन के बाद मैरिज करो, तो उसमें ये लो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। अब कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ये लो दो बातें बोल रहा है। पहली बात ये लो बोल रहा है कि अगर आपको कन्वर्जन करनी है तो कन्वर्जन के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर दे रहा है। ये बोल रहा है पहले 60 डे का नोटिस दो, नोटिस देने के बाद जब कन्वर्जन करोगे तो प्रीस्ट आके नोटिस हमें दे, कन्वर्जन करने के बाद आप आके हमें नोटिस दो, और अगर हम बाद में लगता है कि आपने कुछ भी गड़बड़ कर दी तो हम आपकी कन्वर्जन को रोक सकते हैं। अगर आप हमारे रोकने के बाद या फिर हमें बिना इन्फॉर्म किए आपने कन्वर्जन कर ली तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो मतलब आपसे पूछे बिना, अब सरकार से पूछे बिना कोई कन्वर्जन कर नहीं सकता, और अगर सरकार चाहे तो उसकी कन्वर्जन को रोक सकती है किसी भी ग्राउंड पे। और बर्डन ऑफ प्रूफ कि आप सही से सच्ची से कन्वर्जन कर रहे हो, ये भी सेक्शन 12 के अंडर आपके ऊपर ही है। तो सरकार बोलेगी कि नहीं जी हमें तो बर्डन ऑफ प्रूफ अच्छा नहीं लगा आपका, आपने डिस्चार्ज नहीं किया अच्छे से बर्डन ऑफ प्रूफ, हम आपकी कन्वर्जन को स्वीकार नहीं करते। अगर आपने कन्वर्जन कर ली तो आपको हम जेल में डाल देंगे। तो फिर आपके पास सिर्फ एक रेमेडी रह जाएगी, आप कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट के धक्के खाओ, ऊपर ऊपर जाते रहो जब तक आपकी कोर्ट बात मान ना जाए कि आपकी कन्वर्जन वैलिड है। तो ये लॉ इस टाइप से कन्वर्जन को रोक रहा है। सबसे बड़ी दूसरी प्रॉब्लम इस लॉ में क्या है, ये लॉ बोल रहा है कि अगर आपने कन्वर्जन करनी है मैरिज के लिए तो वो तो वॉइड ही वॉइड है और वो इलीगल है और उसकी आपको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। तो ये लोग बोल रहे हैं कि अगर कन्वर्जन वैसे करनी है तो आपको लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, अगर कन्वर्जन आपके मैरिज के लिए करनी है तो आपको अलाउड ही नहीं है, हम करने ही नहीं देंगे। तो ये लोग बोल रहे हैं कि सीधा सीधा या तो अगर आप हिंदू हो तो हिंदू में मैरिज करो, सिख हो सिखों में मैरिज करो, क्रिश्चियन हो क्रिश्चियंस में मैरिज करो। अगर आपको इंटर कास्ट मैरिज करनी, इंटर रिलीजन मैरिज करनी है तो आपको या तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर करनी पड़ेगी, वरना हम आपको कन्वर्जन नहीं करने देंगे। तो ये लोग इस तरीके से या तो उसको पुनिशेबल बना रहा है, ऑफेंस उसको पुनिशेबल ऑफेंस बना रहा है और उसको रोक रहा है और उसका प्रोसेस लंबा कर रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, इसमें प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं, ये आप अपने फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। सबसे पहले ये आर्टिकल 14 को वायलेट करते हैं, जो कि बोलता है कि आपके अगेंस्ट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, और ये लोग रिलीजन की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। ये बोल रहा है अगर आप हिंदू हिंदू मैरिज करना है कर लो, मुस्लिम मुस्लिम करनी है कर लो, बट अगर आपने आपस में मैरिज करनी है तो उसमें ये पंगे डाल रहा है। तो इस तरीके से ये रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। सेकंड डिस्क्रिमिनेशन हो रही है फ्रीडम ऑफ मैरी के अंदर। राइट टू मैरी है वो भी एक फ्रीडम है, आर्टिकल 21 के अंदर आती है, और सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है कि आर्टिकल 21 के अंदर आपके पास राइट टू मैरिज है, और ये आपके राइट टू मैरिज को इन्फ्रिंज कर रहा है, तो इसलिए आर्टिकल 21 को भी वायलेट कर रहा है। थर्डली ये आपके राइट टू प्रोफेस रिलीजन का जो है उसको भी वायलेट कर रहा है। ये आपको बोल रहा है कि आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप रिलीजन को प्रोफेस नहीं कर सकते, ये आपके जो प्रोफेस करने का रिलीजन आपका जो राइट है उसको भी रोक रहा है। ये बोल रहा है कि अगर आप रिलीजन कन्वर्जन करना चाहते हो तो उसमें हम टांग अड़ाएंगे, हम बताएंगे कि आप कन्वर्जन कर सकते हो या नहीं कन्वर्जन कर सकते। तो इसलिए ये जो रिलीजन का आपका राइट है उसको भी, हमारे राइट को ये इन्फ्रिंज कर रहा है। थर्डली, ये तो थर्ड हो गया। फोर्थली, ये हमारे दोनों राइट्स को मिक्स करके उसमें टांग अड़ा रहा है। हमारा राइट टू जो मैरी है और जो हमारा राइट टू प्रोफेस रिलीजन है, इन दोनों में ठीक है अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके बाद आप पनिशमेंट दे सकते हो, उसके बाद आप कूद सकते हो, बट आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि अगर आपको आपके रिलीजन को प्रोफेस करना है या फिर आपको अपने राइट टू मैरी को एक्सरसाइज करना है, तो उस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए आपको हमारे हर्डल से गुजरना पड़ेगा। आपको 60 डेज का नोटिस ये वो फलाना ढिमकाना देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये फालतू की अननेसेसरीली हर्डल्स भी क्रिएट कर रहे हैं हमारे राइट टू प्रोफेस रिलीजन एंड हमारे राइट टू मैरी के अंडर। तो ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 और आप हमारे राइट टू जो रिलीजन है, प्रोफेस रिलीजन, उन तीनों की वायलेशन कर रहा है। तो इस तरीके से ये लो ना तो कुछ नया ऐड कर रहा है, ना ही हमारे जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको बेहतर बना रहा है, बल्कि ये एग्जिस्टिंग लॉज में कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहा है, हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राइट्स हैं उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है और हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। और अभी भी किसी को लगता है कि इस लॉ से कुछ बेनिफिट होने वाला है तो काइंडली मेरे को बताइए कि क्या बेनिफिट है। थैंक यू, साइन ऑफ।